रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स वीडियो नंबर 18 आप सभी का स्वागत। रिकैप, प्राइम एलिमेंट इररिड्यूसिबल एलिमेंट का डेफिनेशन हमने लिख दिया है। लेट P बी ए नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ R, देन P इज कॉल्ड प्राइम एलिमेंट ऑफ R if P belongs to P divides AB implies that P divides A or P divides B. Here R is a ring, here R is a commutative ring with unity. ये नहीं लिखा हमने क्योंकि संदर्भ वही चल रहा है। इररिड्यूसिबल एलिमेंट लेट ए बी अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर। देखो प्राइम में नॉन जीरो नॉन यूनिट लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ नॉन जीरो होना अनिवार्य है। देन ए इज कॉल्ड एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर इफ पी इक्वल्स टू ए बी इम्प्लाइज दैट थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। Let P be a non-zero element of R, then P is called an irreducible element of R if P equals to AB implies that A is unit or B is unit. P के अगर हम दो फैक्टर्स करें तो उसमें कोई ना कोई एक यूनिट जरूर होगा। अब हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। अब थ्योरम नंबर क्रम से हम डालना है, 3 हो चुका है, चौथा। Every non-unit irreducible element, every non-unit irreducible element of a principal ideal domain is prime. Prove. Let capital D be a principal ideal domain. Then each ideal of D will be principal ideal. Principal ideal रिंग का ही मतलब होता है, will be principal ideal. Let small p be any non-zero and non-unit element of D. Then we have to prove that P is prime. जिसे प्राइम होना है उसका नॉन जीरो होना अनिवार्य है और नॉन यूनिट होना अनिवार्य है। पहला बेसिक नीड यही है, तो हमने ले लिया पहले। अब ये चीज प्रूव कर देना। फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट P divides AB implies that P divides A or P divides B. Number 1, when P divides AB and P does not divide A, ये पहला केस उठाया हमने। P ए बी को डिवाइड करे, ए को ना डिवाइड करे, तो क्या सिद्ध कर दें, क्या प्रूव कर दें? P डिवाइड्स B। दूसरा केस बनेगा व्हेन P डिवाइड्स ए बी एंड P डज नॉट डिवाइड B, तो हम प्रूव कर दें P डिवाइड्स A। ऑब्वियसली
प्रिंसिपल आइडियल P प्लस प्रिंसिपल आइडियल B is an ideal of D. प्रिंसिपल आइडियल है दोनों ना, माने आइडियल है, और दो आइडियल का सम भी आइडियल होता है उसी रिंग का. सिंस D इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, देयरफॉर D का ये जो आइडियल है ये भी प्रिंसिपल आइडियल होगा. देयरफॉर प्रिंसिपल आइडियल P प्लस प्रिंसिपल आइडियल B इज अ प्रिंसिपल आइडियल. प्रिंसिपल आइडियल उसे कहते हैं जो सिंगल एलिमेंट द्वारा जनरेटेड हो. इज अ प्रिंसिपल आइडियल. लेट प्रिंसिपल आइडियल P प्लस प्रिंसिपल आइडियल B इज इक्वल टू प्रिंसिपल आइडियल D. नंबर 1. Now, obviously, principal ideal P is subset of principal ideal P plus principal ideal B. ये इसका सबसेट होगा. इसी प्रकार से ये भी इसका सबसेट होगा. Implies that principal ideal P is subset of this plus this को हमने ये माना D. Implies that P belongs to principal ideal D. Since P belongs to principal ideal P. इसके सारे एलिमेंट D के मल्टीपल होंगे, तो इसका मतलब P भी D का मल्टीपल है. Implies that P equals to dx for some x belonging to D. इसे कर लें नंबर 2. चूंकि P इरेड्यूसिबल है, इसलिए P इक्वल टू dx होने पर या तो D यूनिट होगा या तो x यूनिट होगा. Implies that D is a unit और x is a unit. कारण लिखिए सिंस P is irreducible, ये दिया हुआ है. If D is unit, एक एक संभावनाओं पर विचार किया जाए. If D is unit, then from 1 कामा इसे देखें. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ Px1 प्लस Bx2 इक्वल्स टू 1 एज 1 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आइडियल D. इसका एक एलिमेंट लिया हमने 1, वो बराबर होगा इसका एक एलिमेंट प्लस इसका एक एलिमेंट. फॉर सम x1 comma x2 belonging to D implies that A से मल्टीप्लाई करते हैं. A is equal to APx1 plus ABx2. This implies that P divides A because P divides APx1. डिवाइड करता मतलब उसका डिवीजर है, डिवीजर माने फैक्टर है, तो इसका फैक्टर है ना P कामा P डिवाइड्स ABx2 ब्रैकेट में लिख दो जैसा कि एज P डिवाइड्स AB ब्रैकेट क्लोज्ड. P डिवाइड्स AB केस हम लेके चली रहे हैं. तो अगर P AB को डिवाइड कर रहा है तो P ABx2 को भी डिवाइड करेगा. तो P इसको डिवाइड कर रहा है, P इसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए बाय द अलजेब्रा ऑफ डिविजिबिलिटी इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा. तो P इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P A को डिवाइड कर रहा है. ये कंट्राडिक्शन है, विच इज अ कंट्राडिक्शन.
विच इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि हेडिंग में हम लेके चल रहे हैं P डजंट डिवाइड A, विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो ये जो दो पॉसिबिलिटी मिली थी यहाँ पे कि या तो D यूनिट होगा या तो X यूनिट होगा, तो D को यूनिट मानने से हमको कंट्राडिक्शन मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, X यूनिट है। Thus X is a unit. Thus X is a unit into, and so इंटीग्रल डोमेन में यूनिट कौन होता है, इन्वर्सिबल एलिमेंट, तो X इन्वर्सिबल है, एंड सो X is inversible, that is X inverse exists in D from 2, D equals to 2 को देखा, D equals to Px inverse. Number 3, let Z be any element of principal ideal D, then Z equal to dy1 for some y1 belonging to D equals to, D की ये वैल्यू रखना है, Px inverse y1 by 3 implies that Z equal to P ब्रैकेट में X inverse y1 where X inverse y1 belongs to capital D, and this implies that Z belongs to principal ideal P. Z आर्बिट्रेरी एलिमेंट था इसका, वो इसमें भी चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल आइडियल D is subset of principal ideal generated by P. रिजल्ट 1 को देखिए, also by 1 principal ideal P is subset of principal ideal D. क्या है 1 में, 1 में लिखा हुआ है प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई P प्लस प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई D B इज इक्वल टू प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई D। तो प्रिंसिपल आइडियल P भी सबसेट हुआ किसका, प्रिंसिपल आइडियल P प्लस प्रिंसिपल आइडियल D का। प्रिंसिपल आइडियल B भी सबसेट हुआ प्रिंसिपल आइडियल P प्लस प्रिंसिपल आइडियल B का, और ये बराबर है प्रिंसिपल आइडियल D, यानी प्रिंसिपल आइडियल D इज सबसेट ऑफ प्रिंसिपल आइडियल D एंड दिस। तो हमें इससे मतलब है, वो लिखा। अब इन दोनों को मिला दें, 10 प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय D इज इक्वल टू प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय P। नंबर 4, तो जो नंबर 1 है ये नंबर 1 था ना ये, अब इसमें प्रिंसिपल आइडियल D की जगह हम प्रिंसिपल आइडियल P रख दें। From 1 and 4, from 1 and 4, principal ideal P plus principal ideal B is equal to principal ideal P. Number 5, now principal ideal B is subset of principal ideal generated by P plus principal ideal generated by B. Obviously इस सम की जगह हम P रख दें, implies that principal ideal generated by B is subset of principal ideal generated by P by 5, and this implies that B belongs to principal ideal generated by P,
वजह, since B belongs to principal ideal generated by B, and this implies that B is equal to P alpha for some alpha belonging to capital D, and this implies that P divides B. तो हेडिंग हमने डाला था नंबर 1 पर, when P divides AB and P doesn't divide A, तो हमने प्रूव कर दिया P divides B. इसी प्रकार से हम केस लेंगे when P divides AB and P doesn't divide B, और प्रूव कर देंगे P divides A. और इसको प्रूव करने में इतना ही पूरा काम करना पड़ेगा, A और B की भूमिकाओं को आपस में बदल दें, इंटरचेंज द रोल्स ऑफ A एंड B. जहाँ जहाँ A लिखा है वहाँ B, जहाँ B लिखा है वहाँ A, पूरे प्रूफ में. Number 2, when P divides AB and P doesn't divide B, in a similar way we prove that. अब पूरा इतना कौन लिखेगा, अब आप अपने से कर लेना, एग्जाम में भी नहीं लिखना चाहिए, इतना ही लिखना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं. In a similar way we prove that P divides A. ब्रैकेट में या नीचे लिखना, by interchanging the roles of A and B in the proof of previous part. ये हम करके देख चुके हैं ना, हो जाएगा, आसान है. बस लास्ट में लिख दीजिए फिनिशिंग सेंटेंस, हेंस द प्रोपोजिशन. PROPOSITION, and hence proved. यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स एक चैप्टर हुआ करता है, वहाँ भी यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, उसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते थे. आप उसी जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन. यानी वह इंटीग्रल डोमेन जिसमें यूनिक फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट लागू. An integral domain D is said to be a unique factorization domain if every non-zero and non-unit element of D is expressible as product of a finite number of prime elements. Product of a finite number of prime elements of D. Comma, and this factorization
and this factorization apart from order and associates is unique. जैसे 6 को हम फैक्टराइज कर दे 2 इंटू 3, ये भी प्राइम एलिमेंट है, ये भी प्राइम एलिमेंट है, इंटीग्रल डोमेन ऑफ इंटीजर्स का। फिर आप कहते हैं 6 को सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये कहाँ यूनिक हुआ, तो वही बताया जा रहा है लास्ट में। दिस फैक्टराइजेशन अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, माने ये ऑर्डर ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा कि आप अलट पलट कर दें, ठीक है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम एसोसिएट्स, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2 क्रॉस 2 4 कोई लिख दो, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, बट दीज आर एसोसिएट्स टू ईच अदर। 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 2। अच्छा 2 इंटू 4 है, नहीं वो एसोसिएट्स नहीं हो गए। एसोसिएट्स माने ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स ए, ऐसा। इसको छोड़ करके इन बातों पर विचार न करें तो वो यूनिक होता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, द इंटीग्रल डोमेन z प्लस डॉट, द इंटीग्रल डोमेन z plus dot is a unique factorization domain, is a unique factorization domain because each non-zero integer different from units of z, और इस इंटीग्रल डोमेन के यूनिट्स कौन होते हैं? +1 और -1, बस 2 ही होते हैं। डिफरेंट फ्रॉम +-1 units of z is expressible as product of finite number of prime elements, is uniquely expressible, uniquely वर्ड भी लगा दें, और ये यूनिकनेस किस बात पर विचार ना करते हुए होगा? फैक्टर्स के क्रम पर विचार ना करते हुए। कोई भी नॉन जीरो +-1 को छोड़ करके इंटीजर आप ले लो, उसे हम प्राइम एलिमेंट्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 6 हो गया, 6 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स के रूप में। और वो जो फैक्टर्स होंगे वो ऑर्डर लिखते समय उसके ऑर्डर पे विचार नहीं करना है, और एसोसिएट्स को भी छोड़ करके एसोसिएट्स की बात नहीं करनी। एग्जाम्पल 2, every principal ideal domain is a unique factorization domain. Every principal ideal
domain is a unique factorization domain. Example 3. Every Euclidean ring is a unique factorization domain. Is a unique factorization domain. इसके लिए आप प्लेलिस्ट देखिए यूक्लिडियन रिंग, इस थ्योरम का प्रूफ हम वहीं पर देंगे। और अगले वीडियो में हम लोग विचार करेंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स एंड निलपोटेंट एलिमेंट्स, और मैं समझता हूँ वही लास्ट वीडियो होगा इस प्लेलिस्ट का। थैंक यू।